जोड़ों में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो बहुत सारे लोगों को होती है। जोड़ों में दर्द मतलब कि गठिया या आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से सिंपल शब्दों में हम समझें तो जोड़ों में दर्द की समस्या या जोड़ों की बीमारी को आर्थराइटिस या हिंदी में गठिया कहते हैं। 100 से भी ज़्यादा तरह की जोड़ों की समस्याएं लिटरेचर में बताई गई हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा जोड़ों के दर्द के जो मरीज होते हैं उनको हम बांट सकते हैं 3 तरह की गठिया में। मतलब कि बहुत सारी गठिया की बीमारियां होती हैं, अलग अलग नाम उन्हें दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य 3 तरह की या 3 प्रकार की गठिया है उनमें से पहली होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो हम इन तीनों ही बीमारियों के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि तीनों का जो एज ग्रुप है वो ही भिन्न होता है। मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये आमतौर पे एल्डरली लोगों की समस्या होती है। मतलब कि आम भाषा में कहें कि जोड़ों का घिसना जो उम्र के साथ शुरू होता है, मतलब 50 से 60 या उससे भी उम्र दराज जो लोग हैं उनके जो घुटनों में दर्द होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर नी जॉइंट या घुटना सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो मुख्य जोड़ है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है वो होता है अंगूठे के नीचे यहाँ पे दर्द होना, अंगुलियों में दर्द होना भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो दो मुख्य सिम्टम्स हो गए वो है 60 या उसके आसपास के लोगों में दर्द होता है। यंग एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है। इसमें जो दो मुख्य जॉइंट्स होते हैं जिनमें दर्द होता है वो होता है घुटना और हाथों के जोड़। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस सामान्य तौर पे 30 से 50 साल के लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो जोड़ जो दर्द करते हैं उनमें से मुख्य होते हैं अंगुलियों के जोड़। अंगुलियों के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, कलाई, हाथों के जोड़ों की मैं बात करूं तो कलाई, कोहनी, इनमें दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पांव के जोड़ों में दर्द होना, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर्स होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर घुटनों में दर्द होता है, लेकिन ये कम एज के लोगों में होता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये समस्या 60 या उसके बाद देखने को मिलती है, वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये समस्या 30 से 50 साल के लोगों में देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जहां एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, मतलब डिजेनरेटिव आर्थराइटिस इसे कहते हैं, मतलब कि ये एक एजिंग रिलेटेड बीमारी है, एज से रिलेटेड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जोड़ घिसते हैं, इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है, इसे इम्यूनोलॉजिकल या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कहते हैं। तीसरी तरह की जो गठिया होती है वो होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो एज ग्रुप है और यंग एज ग्रुप होता है, और इसके जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कमर का जाम होना, कमर में जकड़न। यदि आपकी उम्र 17 साल से 40 साल के बीच है और आपको जो आपकी मुख्य समस्या है वो है कि सुबह उठते हैं और आपको कमर जाम मिलती है, मतलब कि कमर में जकड़न मिलती है, झुकने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एज ग्रुप है हम उसके आधार पे तीनों आर्थराइटिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, मतलब 60 साल या उससे ज्यादा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 30 से 50 साल के लोगों में देखने को मिलती है मुख्यतया, और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो यंग एज में देखने को मिलती है, मतलब कि 17 साल से 30 या 40 साल के बीच में। इनके जो जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है वो भी डिफरेंट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुख्यतः घुटनों में दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अंगुलियों के अंदर दर्द होता है, छोटे जॉइंट्स जो होते हैं अंगुली, कलाई, कोहनी, इनमें दर्द होता है, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मुख्यतया कमर में दर्द होता है। तो ये तो हुई गठिया के जो 3 मुख्य टाइप्स हैं और इनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमने डिटेल में बात की है, लेकिन वो दूसरे वीडियोस में की है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये एक तरह की गठिया है जो कम उम्र के लोगों में देखने को मिलती है और कमर दर्द इसका मुख्य सिम्टम होता है। 17 साल से 40 या 45 साल तक की उम्र के लोगों के अंदर ये गठिया आती है।
जो मुख्य सिम्टम्स हैं उनके अंदर कमर दर्द होता है, मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो कमर बिल्कुल जाम मिलती है, लो बैक एक और स्टिफनेस इन द बैक। मरीज हमें आके कहता है जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझसे उठा ही नहीं जाता है, एक बार का तो बिल्कुल कमर ऐसा लगता है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा। तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मुख्य सिम्टम है। कमर के जोड़ के अलावा जो अन्य जोड़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर मुख्य है कूल्हे के जोड़, मतलब कि कमर से शुरू होके ये आर्थराइटिस कूल्हे को इन्वॉल्व करती है। इसके अलावा इसके अंदर गर्दन में दर्द हो सकता है। एक शब्द जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काम में लेते हैं वो है एंथीसियोपैथी, मतलब कि जहाँ जहाँ हमारी हड्डी से टेंडन अटैच होता है वहाँ वहाँ हमें दर्द होता है। जैसे कि हमें हील पेन हो सकता है, हमें घुटने के नीचे दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दूसरे फीचर्स होते हैं। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा स्केलेटल फीचर्स मिलते हैं, मतलब कि हड्डियों से जो फीचर्स रिलेटेड नहीं होते हैं वो भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि इनमें जो मुख्य है वो है विजन प्रॉब्लम, आंखों से पानी आना या धुंधला दिखाई देना, आयराइटिस या यूवियाइटिस, इस तरह की बीमारियों को कहते हैं, ये भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा डायरिया, पेट में गैस्ट्रिक अपसेट होना, डायरिया होना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में देखने को मिल सकती है। तो जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, डायरिया होना, देखने में प्रॉब्लम होना, ये सारे सिम्टम्स यंग एज में होना, ये सब बताते हैं कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब यदि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए? डायग्नोसिस कुछ एक्सरे, एमआरआई और ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है HLA-B27। HLA-B27 एक तरह का ब्लड टेस्ट है। 90 से 95% जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज होते हैं उनमें HLA-B27 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। मतलब यदि आपको कमर दर्द है और HLA-B27 पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। एक्सरे के अंदर कमर और कूल्हे के एक्सरे मुख्य होते हैं जिनमें इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है, इन्वेस्टिगेशंस, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और जांच की रिपोर्ट सब हमने देख लिया, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ट्रीटमेंट को हम मुख्यतया दो भागों में विभाजित करते हैं, एक एक्सरसाइज प्रोग्राम और दूसरा मेडिकल पार्ट, मतलब मेडिसिन। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रवृत्ति होती है शरीर के जाम होने की या जोड़ों के जाम हो जाने की। मतलब जैसे आप खड़े हैं तो आपको झुकने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे यदि ये समस्या बढ़ती है, मतलब बीमारी बढ़ती है, तो आपकी गर्दन स्टिफ हो जाती है, आपको गर्दन झुकाने उठाने में प्रॉब्लम होगी, आपको कमर से झुकना, कमर से पीछे देखना, मुड़ना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पाइन होता है वो धीरे धीरे फ्यूज होने लग जाती है। स्पाइन के जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वो फ्यूज होने लग जाते हैं। तो स्टिफनेस इसका एक मुख्य कारण है। अब आप चाहते हैं कि आपको स्टिफनेस नहीं आए या बहुत देर से आए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। तो ट्रीटमेंट का जो मुख्य पार्ट है दवाइयों के अलावा वो है एक्सरसाइज प्रोग्राम। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइजेस उतनी ही जरूरी है जितनी की दवाइयां हैं। अब कौन सी कसरतें आपके लिए अच्छी रहती हैं? स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो एंक स्पॉन के पेशेंट्स को करनी चाहिए। स्विमिंग के अंदर अपने शरीर के वो सारे जॉइंट्स जिनमें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जाम होने की टेंडेंसी है वो सब चलायमान रहते हैं, मतलब कि कंधे, कूल्हे, कमर। इसलिए स्विमिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एंक स्पॉन के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसके अंदर प्रवृत्ति होती है शरीर के स्टिफ या जाम होने की। तो आप आदत डालें कि रेगुलर आप 30 मिनट से 45 मिनट्स स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में कमर की स्ट्रेचिंग मुख्य है, इसके अलावा हाथ पांव की सारे जोड़ों की आप स्ट्रेचिंग करिए, गर्दन की स्ट्रेचिंग करिए, ताकि जो स्टिफनेस है वो या तो नहीं आए और आए तो बहुत देर से आए। इसके अलावा एरोबिक्स आप कर सकते हैं, जॉगिंग आप कर सकते हैं, योगा बहुत अच्छा रहता है इस तरह के पेशेंट्स में, प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रेगुलर आपको इनकी हैबिट डाल लेनी चाहिए। अब मैं मेडिसिन की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले आती है दर्द निवारक दवाइयां या पेन किलर्स।
कई तरह के पेन किलर्स होते हैं, वो मोर और लेस सारे एक ही तरह से इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या नेप्रोक्सिन, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इन्हें लेने से पहले एक बार अपने आप जो डॉक्टर है उनकी सलाह अवश्य लें, क्योंकि सारी पेन किलर्स का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म लेने पे ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। कई तरह के पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनकी एफिकेसी, मतलब कि इस बीमारी में कौन सा सबसे प्रभावी होगा, ये अभी तक बहुत प्रूवन नहीं है, लेकिन इंडोमेथासिन एक प्रभावी पेन किलर है जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में अच्छा प्रभाव दिखाता है। लेकिन लंबे समय तक यदि आप पेन किलर्स लेना चाह रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, अपने डॉक्टर से बिल्कुल आप पहले एडवाइस ले लीजिए। फिर यदि आपकी डिजीज एक्टिविटी पेन किलर्स लेने के बावजूद भी हाई है, मतलब कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस लंबे समय तक रह रहा है या आपके जोड़ों में दर्द या सूजन बनी रहती है, तो अन्य दवाइयों की आपको जरूरत पड़ती है। उसमें जो सबसे मुख्य दवाइयां हैं उनमें है सल्फासेलेजिन। ये एक प्रभावी दवाई है यदि आपके जोड़ों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द रहता है। मेथोट्रेक्सेट भी इसमें दी जाती है, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसका बहुत रोल नहीं देखा गया है। कई बार जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बताते हैं कि हमें स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। वो जब मैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स पे हैं। स्टेरॉइड्स का जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रोल है वो बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। यदि आपके जोड़ों में सूजन आई हुई है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ओरल स्टेरॉइड्स मतलब खाने की दवाइयों में स्टेरॉइड्स आपको इसके लिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लाभदायक नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, इसलिए स्टेरॉइड्स लेने से आपको बचना चाहिए। फिर यदि ये सब दवाइयां लेते हुए भी आपकी डिजीज एक्टिविटी बहुत हाई रहती है, आपको स्टिफनेस और जोड़ों की सूजन में बहुत आराम नहीं मिल रहा है, तो आजकल एक नई तरह की मेडिसिन आ गई हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं। इन्हें बायोलॉजिकल्स कहते हैं। कई तरह के बायोलॉजिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और मरीज की इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हिसाब से हम इन्हें लिखते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल्स हैं उनके यदि मैं नाम लूँ तो इन्फ्लेक्सिमेब, इटानरसेप्ट, अडेलीम्यूमेब, ये कुछ हैं दवाइयाँ जो बहुत प्रभावी होती हैं। ये सारे ही TNF अल्फा इनहिबिटर्स हम इन्हें कहते हैं। इसके अलावा जैक इनहिबिटर्स आ गए हैं जैसे टॉसिलिजुमैब, ये भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इफेक्टिव होती है। यदि आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये दवाइयां हम नहीं दे सकते, उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट फेलियर के यदि आप पेशेंट हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ल्यूपस है, तो इस तरह के पेशेंट्स में बायोलॉजिकल्स नहीं प्रिस्क्राइब किए जा सकते। यदि आपकी एज 40 के नीचे है, यदि आप यंग एज के हैं, यदि आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में CRP बहुत हाई है, यदि आपको एंथीसियोपैथी नहीं है, मतलब कि हील पेन, नेक पेन ज़्यादा नहीं है, और मुख्य सिम्टम्स यदि आप में कमर दर्द या कमर का जाम होना है, तो बायोलॉजिकल्स के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल्स यदि आपको पेन किलर्स और अन्य दवाओं से फर्क नहीं पड़ रहा है तो जल्दी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल से सिर्फ ऐसी दवाई है जो आपके जोड़ों को खराब होने से बचा सकती है। तो ये कुछ था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये पहले इस बीमारी को लाइलाज समझा जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी प्रभावी दवाइयां मौजूद हैं जिनको लेते हुए आप एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो यदि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इनका आंसर करेंगे।